एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जो चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है वो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ बोर्ड्स के लिए। क्या ये एंट्रेंसेस के लिए भी है, AMU 11th एंट्रेंस के लिए भी है? हाँ, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करती हुई जाती हूँ कि तुम्हारे एंट्रेंस में क्या आया हुआ क्वेश्चन है एंड तुम्हारे बोर्ड्स में क्या आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई चैनल तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि तुम्हें ऐसा चैनल पर्टिकुलर मिलेगा नहीं जिसमें तुम्हें दोनों चीज़ों को कवर कराया जाएगा एंड तुम लोगों को दोनों चीज़ों के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन भी यहाँ पर बताए जा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। How do we tell the difference between what is alive and what is not? बताओ तुम लोग कैसे बताते हो कोई चीज़ अलाइव है, कोई चीज़ अलाइव है कि डेड है? तुम लोग किस तरीके से बता रहे होते हो उस चीज़ को? ठीक है, बताओ किस तरीके से बता रहे होते हो। अगर तुम एक डॉग को रनिंग करता हुआ देखोगे, तुम उसको लिविंग बता दोगे। काऊ को च्यूइंग करते हुए देखोगे तो तुम लिविंग बता दोगे। किसी मैन को सड़क किनारे क्या करते हुए देखोगे, शाउट करते हुए देखोगे, तुम कह दोगे ये लिविंग बींग्स है। व्हाट इफ काउ डॉग जो है तुम्हारे सो रहे हो, तुम उनको मरा हुआ कह दोगे? नहीं ना, वी वुड स्टिल थिंक कि ये अलाइव है ना। तो वी सी देम ब्रीदिंग। जब हम ब्रीद करते हुए किसी को देखते हैं, हम कहते हैं वो अलाइव है। ठीक है, वी नो दैट दे आर अलाइव। प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे? तुम कभी उनको ब्रीद करते हुए देख पाते हो? इस तरीके से सांस लेते हुए देख पाते हो? नहीं। तो तुम किस तरीके से कहोगे कि ये अलाइव है? हम उनको ग्रीन कलर का पाते हैं। अगर वो ग्रीन कलर के होते तो हम कहते हैं अलाइव है ये। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स जो दूसरे कलर के होते हैं अदर देन ग्रीन? फिर उनका क्या, दे ग्रो ओवर टाइम। ग्रोथ देखने को मिलती है उनकी। अगर वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनके फेज लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनको हम कह देंगे अलाइव है। ठीक है, some will say कि अलाइव है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। कुछ तो होना चाहिए मूवमेंट में कि वो अलाइव दिखे, वो चीज़ अलाइव दिखे। ठीक है, तो ईदर ग्रोथ तुम्हें देखने को मिले, ठीक है, या कॉमन एविडेंस देखने को मिले। ब्रीदिंग करता हुआ इंसान दिख जाएगा तो तुम कह दोगे वो जिंदा है। ठीक है, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। एंड सम एनिमल्स जो ब्रीद कर रहे हैं लेकिन विजिबल मूवमेंट नहीं शो कर पाते हैं, वो भी अलाइव है। अब कैसे पता करोगे, वो इस चैप्टर में हमें पता लगाना है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इनफ। वो चीज इनफ नहीं है। कुछ मूवमेंट्स होती है हमारे बहुत ही छोटे स्केल पर, जो कि हमारी नेकेड आइज यानी कि ऐसी आंखों से भी देख नहीं सकते हो आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, वो कहेंगे हाँ ये चीज जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस भी कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो हमारे अंदर ना घुस जाए। हमारे होस्ट, हम लोग होस्ट है, उसका होस्ट है हमारे अंदर। ये मान लो एक वायरस है, वायरस जब तक घुसेगा नहीं अंदर जाकर के बैठ नहीं जाएगा हमारी बॉडी में, तब तक वो क्या नहीं होगा, तब तक उसके अंदर क्या नहीं आएगा, जिंदा नहीं होगा, वो तब तक लिविंग नहीं कहलाएगा। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो चला गया ना, वो लिविंग हो जाएगा। जब तक वो बाहर है, ऐसा वायरस है, ये वायरस है, तो ये इनर्ट नेचर में पाया जा रहा है, मतलब अपनी एक्टिविटी नहीं शो कर रहा। लेकिन जैसे ही ये अंदर जाएगा बॉडी के, ये अपनी एक्टिविटी शो करने लग जाएगा, ये लिविंग कहने लग जाएगा। दैट इज पार्टली वाई दिस इज अ कंट्रोवर्सी कि हम किस तरीके से देखें अलाइव है कि नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्यों जरूरी होते हैं? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स आपके स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देन दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये जो अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो चीज़ नहीं मेंटेन की जाए तो हम लोग अलाइव नहीं कहलाएंगे, हम लोग अलाइव नहीं होंगे। ठीक है, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट keep repairing and maintaining their structures. Since all the structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. यहाँ पर हम देखने वाले हैं लिविंग प्रोसेसेस आखिर होते क्या हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। ठीक है, इवन व्हेन दे आर जस्ट सिटिंग इन देयर क्लास, इवन हम जब अस्लीप हो, जब हम सो रहे हो, तब भी लिविंग प्रोसेसेस हमारे चल रहे होते हैं। ये हमारी मेंटेनेंस ऑफ, ये जो इसी को मेंटेनेंस ऑफ जॉब कहेंगे, मेंटेनेंस जॉब कहेंगे इसी को। जब हम मान लो मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ,
मैं सांस ले रही हूँ लेकिन मैं अलाइव हूँ, इसका मतलब मैं अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अगर मैं जस्ट बैठी हुई हूँ तब भी मैं अलाइव कहलाऊंगी। क्यों? ये मेंटेनेंस जॉब जो होती है चलती रहती है, हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है वो अपने काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन को होने से बचाते हैं, एनर्जी चाहिए इसको करने के लिए, जो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस वाला जो चैप्टर पढ़ा है ना कल, हमारा किसका, केमिस्ट्री का चैप्टर जो था, उसमें हमने कहा था रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पर देखोगे वो इक्वेशन तुम लोग, एनर्जी चाहिए रहती है उसके लिए। दिस एनर्जी कहाँ से आती है? आउटसाइड द बॉडी आती है, खा पी के आती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हम अंदर ले सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको हम खाना कहते हैं। खाना खाओगे तो तुम्हें एनर्जी आएगी, बोलते हो ये चीज, अंदर ले जाते हो ये चीज। हाँ, a process we commonly call as nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from the outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, जिनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, most of these food sources are also carbon based भी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes, उनके कुछ भी nutritional processes हो सकते हैं। This outside source of energy could be quite varied. तुम कुछ भी ले सकते हो, हर किसी का खाना अलग अलग होता है, ठीक है, उस तरीके से अलग अलग चीजें तुम ले सकते हो, ठीक है। These sources of energy therefore need to be broken down. टूटना, कैटाबॉलिज्म, पिछले लेक्चर में कवर किया है, टूटना यानी तोड़ना, काटना, उसी को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो need to be broken down or built up in the body and must be finally converted into a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as kind molecules भी जरूरी होते हैं। तो for this a series of chemical reaction चलती है हमारे बॉडी में जो जरूरी भी होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ये पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है, ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं, रिडक्शन कैसे कहते हैं, ठीक है। Are some of the most common chemicals means to break down molecules. For this many organisms use oxygen, उसको oxidation कहते हैं। Acquiring oxygen from outside to use it in the process of breakdown for cellular needs, this is what we call as a रेस्पिरेशन। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिससे हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, अपनी बॉडी में लेकर के जाते हैं और उसको खाना तोड़ने के लिए यूज करते हैं। सेलुलर नीड्स, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स से बनी होती है हमारी बॉडी, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरीके से तुम अंडरलाइन करके लिखोगे। 1 मार्क्स पीटी में पूछने वाला क्वेश्चन, 1 मार्क्स पीटी में पूछने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर भी तो होते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा भी तो यूनिसेलुलर है, वो कैसे करेगा? उसके पास तो कोई ऑर्गन नहीं है, डाइजेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, खाने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, पर्टिकुलर सिंगल ओपनिंग होती है। अब क्या करे अमीबा? तो इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग फूड कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, तो हमें एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हुए होते हैं, उनका जो एंटायर सरफेस होता है, वो क्या होता है? कॉन्टेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Multicellular में हमारा direct contact नहीं रहता है, कुछ organs का है ना। The simple diffusion will not meet the requirement. अब यहाँ पर distinguish करने को आएगा, तुमसे पूछेगा unicellular versus multicellular, तो तुम बताओगे कि unicellular में direct contact रहता है environment से, इसमें लिखोगे मे और मे नॉट बी, कि मे और मे नॉट बी द डायरेक्ट कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर लिखोगे यूनिसेलुलर को डायरेक्ट डिफ्यूजन से चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्यूजन काम नहीं करता है, बॉडी सरफेसेस का डायरेक्ट डिफ्यूजन काम नहीं करता है। ये पूरा जो भी हमने पढ़ा उसका ये नॉर्मल 2 डिफरेंसेस हमें दिखाई दिए, हमने उसको डिस्कस कर लिया अलग से लिख करके। अब क्या होता है,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, हमें पता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, खाना खाया, खाना खाने के बाद लेकर जाएगा, डाइजेशन कराएगा, किडनी से रिमूवल होगा, वो सारी चीजें हम हमें पढ़नी है एक एक करके, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड एंड डिस्कार्ड होते हैं, कौन से प्रोसेस से, एक्सक्रीशन प्रोसेस है जिससे चीजें डिस्कार्ड होती हैं, तो ये एक नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है। और इसके लिए एक सिस्टम काम कर रहा होता है, पूरा स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसको एक्सक्रीटरी टिश्यू सिस्टम कहोगे। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो व्हेन हम एक राइड कर रहे हैं बाइसिकल, हमें एनर्जी चाहिए रहती है, इसके लिए हाँफते हैं हम, है ना। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग अपेरेंट कोई भी एक्टिविटी, मैं जस्ट बैठी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैं जस्ट चुप भी बैठूंगी, मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे जिंदा रहना है तो, ठीक है। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स जो हम ईट करते हैं, न्यूट्रिशन हमें चाहिए रहता है उसके लिए। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, किस तरीके से लिविंग थिंग्स अपना फूड एनगल्फ करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Autotrophic न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड बाय फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ आवर। देखो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन बताऊं और पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है तुमको, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, इससे अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दूं, इससे सिर्फ क्वेश्चन बता दूं क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, एक नंबर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाता है ये, PYQs में तुम देख लेना खुद। एक सेकेंड, देखो ये पूछा जाता है तुमसे, बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, डायरेक्ट पूछा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करना होता है ऑटोट्रॉफ्स पे। हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स कौन हो गए, एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन हो गए, एनिमल्स एंड फंजाई। जो हमें क्या चाहिए रहता है, प्लांट पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं, करेक्ट। ऐसे ही हमारा फंजाई जो होता है खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, हेटेरोट्रॉफिक होता है वो भी, ठीक है। अब दो चीजों में तुमसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस बताओ। यहाँ तक इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे, यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं यहाँ तक करेंगे या फिर थोड़ा सा और कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ में तुमसे डिफरेंसेस पूछता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑटो एंड हेटेरो। ये डायरेक्ट तुमसे 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्टिंग्विश कर दो मुझे, डिस्टिंग्विश कर दो मुझे। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इनका पीटी एंड यूटीज में रहता है। 4 नंबर के आई नो उसमें नहीं आते क्वेश्चंस, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें पता है कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होती है, फुलफिल हो जाती है। अगर हम प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस आउटसाइड से एंड कन्वर्ट करते हैं अपने फूड स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी को, इस मटेरियल को लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। वी विल स्टडी, देखो यहाँ देखो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ कैसे इसको कंक्लूड किया जाएगा, इस रिएक्शन में तुमको रिएक्शन याद रखना है, तुम अपने आप वर्डिंग्स बना के लिखोगे। अभी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water in the presence of chlorophyll and sunlight to produce glucose. Glucose carbohydrate जिसे कहते हैं, glucose is a type of carbohydrate, तो carbohydrate is being formed, that is glucose, and as a product और क्या बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। यही ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज लिखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके यूज्ड नहीं किए जाते इमीडिएटली, कुछ यूज कर लिए जाते हैं इमीडिएटली फॉर द एनर्जी पर्पस और कुछ नहीं यूज किए जाते, उनको स्टोर कर दिया जाता है। प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड किस का नाम बताओ, स्टार्च, जो कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व रह जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो इंपॉर्टेंट,
important. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. ये equation of photosynthesis है, ये बताओगे तुम एक्सो है कि एंडो है, कमेंट सेक्शन में आप ही बताओगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी कौन लेगा? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो तुम्हारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा होगा क्लोरोफिल. ठीक है. कन्वर्जन होगी लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारा सहारा कौन है? केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी तो है नहीं. लाइट एनर्जी किसका सहारा बन रही है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स का. प्लांट्स क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे केमिकल में. केमिकल में कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग करके, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके. ये तुम्हारा ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत बार आ चुका है मेरे टेस्ट सीरीज में, बहुत बार पूछा था इन लोगों ने. ये रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए. ये स्टेप्स जो होते हैं एक साथ नहीं होते, जरूरी नहीं है इमीडिएटली हो ये. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेकर के रख लेते हैं, इनको कैम प्लांट्स कहा जाता है, एंड प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल. जो एब्जॉर्ब एनर्जी कब करेगा क्लोरोफिल? बताओ, दिन में करेगा रात में करेगा? दिन में करेगा ना, जब लाइट एनर्जी, उसको सनलाइट एनर्जी मिल रही होगी, तभी तो एनर्जी को क्या कर पाएगा? वो ट्रैप कर पाएगा लाइट एनर्जी को. तो क्लोरोफिल दिन में काम करता है, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम हो रहा होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था. देखो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये ग्रीन पार्ट्स थे, जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा, देखो जब इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास रहेगी वो स्टार्च बन के रहती है. तो मैं अभी बताया मैंने कि प्लांट क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं? अपनी सेव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च की ये प्रॉपर्टी होती है, जब इसका टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव अगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव का मतलब होता है अगर स्टार्च प्रेजेंट है उस लीफ के अंदर, तो वो ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा. और बाद में अगर उसने ब्लू कलर दिया, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड है. देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है? डायग्राम पूछ लिया जाता है बनाने को. इसका ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटल पोर. ओपन ये है, ये अंदर से कैसा है? थिक है. देखो अंदर से थिक है, बाहर से थिन है. ठीक है, स्टोमेटल पोर है ये स्टोमेटल पोर है जब खुला हुआ है, और ये जब बंद है स्टोमेटल पोर. ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये दोनों साइड से जो है गार्ड सेल्स है. इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है वो उसका क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है एमसीक्यूज में कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो होती है स्टोमेटल पोर की, वो कौन गार्ड करता है? गार्ड सेल्स गार्ड करेंगे उसको. तुम ये बताओ, एक डोर को खोलने के लिए वहां पे गार्ड बैठा रहता है. लिविंग में भी यही तो होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये गार्ड है. ये गार्ड, कोई एक कार आई तो उसको खोलने के लिए कौन आएगा? गार्ड आएगा, गार्ड सेल्स आएंगे. ऐसे ही यहाँ पर गार्ड सेल्स आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए स्टोमेटल पोर की. ठीक है, उसी को गार्ड सेल कहा जाता है. गार्ड सेल अगर स्वेल कर जा रहा है तो मतलब वाटर उसके अंदर भर चुका है, तो वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन. अगर कोई चीज भर जा रही है ना, तो वो तुम्हारा गेट खुल जाएगा ना, ओपन हो जाएगा. और कोई चीज अगर बंद हो रही है, श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना. सिकुड़ जाना यानी कि अगर पानी की कमी हो रही है तो वो सिकुड़ जाएगा. ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट देखना है क्या होता है. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials भी चाहिए होते हैं. जैसे पानी चाहिए होता है इनको फोटोसिंथेसिस में, तो वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं. अदर मटेरियल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम चाहिए रहता है. वो नाइट्रोजन इज इसेंशियल element for the synthesis of protein and other compounds. AMU 11th entrance PYQ. नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स में यूज किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वायरमेंट से अडेप्शन होती है. ठीक है, अडेप्टेशन होती है. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स उस इन्वायरमेंट में कैसा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर द फूड इज स्टेशनरी, फूड सोर्स कैसा है, जैसे कि ग्रास को तो इजीली अवेल कर लेगा कोई, लेकिन फूड अगर तुम्हारा कैसा है, जो चलता फिरता फूड है. मान लो लायन या टाइगर्स है, लायंस जो होते हैं तुम्हारे डियर को खाते हैं. अब उसको तो इस काम के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना. डियर को ढूंढेगा, डियर को देखेगा, डियर
फिर अटैक करेगा, उसको मारेगा, उसके बाद उसको खाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं तुम्हारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, कौन क्या चीज खाने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो फूड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड, किस तरीके से लिया जाएगा, उसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है कितनी। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। एग्जांपल, फंजाई क्या करते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, yeast and mushrooms. Others take in whole food material, पूरा ले जाते हैं. What can be taken in and broken down depends upon the body design. Functioning पर डिपेंड करता है, हमारे अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर अच्छे से सारी चीजें चल रही होती हैं। तो फंजाई यूनिसेलुलर है, नहीं मल्टी सेलुलर है। तो हमारे प्रोटिस्टा तुम्हारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनका क्या है, कंडीशन क्या रहता है, इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा वगैरह तुम्हारे। उसके बाद यहाँ लिखा है सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स बाय एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ये होते हैं पैरासाइटिक। ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है, वो आएगी, आपको पेपर में देखने को मिलेगी। कस्क्यूटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, ये सब आपके एग्जाम्पल है पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी के। जो मतलब हमारी बॉडी के अंदर टेपवर्म्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारी हेयर्स में टिक्स वो सॉरी लाइस होती है। अब ये जो लाइस हमारे हेयर्स में लाइस जो प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है, जो ये लाइस है ये कैसे काम कर रही है, पैरासाइट की तरह काम कर रही है। ये हमसे हमारा न्यूट्रिशन लेकर के खुद अपने अंदर ये न्यूट्रिशन ले रही है, जिसके मतलब पर्टिकुलरली यंग एज में जो हो जाती है लाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विद डायग्राम पूछने को। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है ना, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पूरा हमारा, जो अब तुमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इससे, ये सारा जो तुमको देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज आएगा। टॉपिक वाइज देखोगे तुम लोग इसको और तुम लोग कवर कर लोगे इस चीज़ को, क्योंकि इसमें मैं PYQs में डिस्कस कर रही होंगी, इसी में मैं तुम आगे AMU 11th एंट्रेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही होंगी। तो तुम लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। कोई कोचिंग ज्वाइन मत करो, तुम लोग बस इन्हीं को अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, सारी चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। अगर तो तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब द चैनल। अब जो आगे वीडियो आएगी इसी से रिलेटेड आएगी, इस चैप्टर को पूरा करके मानेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को भी करेंगे। ऐसे ही तुम्हारे पोस्ट पे टाइम टेबल अपलोड होते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।